हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद शाकिब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एम शाकिब खान नॉलेज। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बड़ा ही नॉलेजेबल टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि नदियों और नदियों से जुड़े हुए भौतिक प्रदेशों के बारे में विस्तृत चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। नदी क्या है, नदी से कौन कौन से भौतिक प्रदेश बनते हैं, नदियाँ कितनी भागों में बटी होती हैं, उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, नदियों और नदियों के भौतिक प्रदेशों के बारे में जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नदी। दोस्तों, हम नदी के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नदी के बारे में कि नदी कितने भाग होते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको नदी बनाता हूँ। दोस्तों, ये एक नदी है और ये जहां से निकल रही है ये पहाड़ है। अधिकांश नदियां कहाँ से निकलती है? पहाड़ से निकलती हैं। कुछ नदियां झीलों और पठारों से भी निकलती है, लेकिन अधिकांश नदियां कहाँ से निकलती है? पहाड़ों से निकलती है। तो ये इस जगह ढालू में पहाड़ से नदी उतर रही है। तो जिस जगह पहाड़ से नदी उतर रही है, नदी जहां से निकलती है वो उसका उद्गम स्थल कहलाता है। क्या कहलाता है? उद्गम स्थल। जिस जगह से नदी निकली तो वो क्या कहलाएगा? नदी का उद्गम स्थल कहलाएगा। तो नदी का पहला भाग क्या हुआ? उद्गम स्थल। ये देखिए, ये हो गया इसका उद्गम स्थल। फिर जिस क्षेत्र में नदी बहती है वो उसका कहलाता है बहाव क्षेत्र। क्या कहलाएगा? बहाव क्षेत्र। यह आ गया नदी का बहाव क्षेत्र, यानी जिस एरिया के अंदर, जिस क्षेत्र में, जिन राज्यों में नदी बहती है वो उसका बहाव क्षेत्र कहलाता है। ये नदी का दूसरा भाग हुआ है। क्या हो गया? ये नदी का दूसरा भाग, जहां नदी बह रही। तीसरा भाग नदी का होता है समाप्ति स्थल। समाप्ति स्थल, ये होगा समाप्ति स्थल, इसका तीसरा भाग। देखिए दोस्तों, नदियां जिस समुद्र या खाड़ी में जाकर गिरती हैं या जिस जगह जाकर वो विलुप्त हो जाती हैं, जिस जगह जाकर वो दूसरी नदियों में मिल जाती है, तो वो उसका समाप्ति स्थल कहलाता है। क्या कहलाता है? समाप्ति स्थल, जहां नदी समाप्त हुई है। तो इस तरीके से नदी के तीन भाग होते हैं। पहला उद्गम स्थल, जहां से नदी निकलती है। दूसरा बहाव क्षेत्र, जहां नदी बहती है, जिन राज्यों, जिन स्थल पर नदी बहती है। तीसरा समाप्ति स्थल, जिस जगह नदी जाकर के खत्म हो जाती है, विलुप्त हो जाती है या समुद्र या खाड़ी में गिर जाती है। तो इस तरीके से नदी के तीन भाग होते हैं: उद्गम स्थल, बहाव क्षेत्र और समाप्ति स्थल। ये बात हो गई हमारे नदी के भाग की। दोस्तों, हम पढ़ेंगे नदी के भौतिक प्रदेश कि नदियां जहां बहती हैं वो कौन कौन से भौतिक प्रदेशों का निर्माण करती हैं। उन भौतिक प्रदेशों के बारे में चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, ये पर्वत है। मैंने भी आपको बताया था कि नदियां अधिकांश से पहाड़ों या पर्वतों से नीचे उतरती हैं। तो एक पर्वत पर से नदी उतर रही है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले जहां नदी का उद्गम स्थल पर्वत है, नदी वहां से निकलती है तो पर्वत क्या होते हैं? ढालनुमा होते हैं। क्या होते हैं? ढालनुमा। पर्वत ढालनुमा होते हैं, नीचे से चौड़े होते हैं, ऊपर से सकड़े या नुकीले होते हैं, अपने आसपास के भूभाग से ऊंचे उठे हुए होते हैं। ये पर्वत है, इस पर से एक नदी उतर रही है। नदी जब पर्वत पर उतरती है तो पर्वत जो है, पर्वतों पर बड़े बड़े पत्थर टूटते हैं और टूट कर अपने ढालों पर अलग कर जाते हैं, जमा हो जाते हैं। पर्वतों पर टूटे हुए पत्थर, बड़े बड़े पत्थर पर्वतों के ढाल पर आकर जमा हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ आपको जमा होते दिख रहे हैं। तो जिस जगह बड़े बड़े पत्थर होते हैं पहाड़ों पर और नदी उन पत्थरों के नीचे बहती है, नदी यहाँ से निकल चुकी है पहाड़ पर से, लेकिन वो यहाँ कहाँ बह रही है? इन बड़े बड़े पत्थरों के नीचे। कहाँ बह रही है? बड़े बड़े पत्थरों के नीचे, जो कि पर्वत से लुढ़क कर आए हैं। तो जिस जगह नदी बड़े बड़े पत्थरों के नीचे बहती है वो नदी का भाबर प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है? भाबर प्रदेश। देखिए दोस्तों, यह है भाबर प्रदेश। दोस्तों, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन अभी रीट सेकंड लेवल 2021 में सामाजिक में आया था। उसी के बारे में आपको बता रहा हूं मैं कि उसमें यह आया था कि नदियों के प्रदेश को या क्षेत्र को क्रम वाइज जमाइए। जहां से नदी निकलती है
उद्गम से सबसे पहले कौन सा प्रदेश आता है? भाबर प्रदेश, जहाँ बड़े बड़े पत्थर होते हैं और नदी पत्थरों के नीचे बहती है। नदी का पानी हमें नजर नहीं आता क्योंकि वहां बड़े बड़े पत्थर होते हैं, नदी बड़े बड़े पत्थरों के नीचे बह रही है, ढाल पर, पहाड़ के ढाल पर। ये कहलाता है भाबर प्रदेश। अब देखिए दोस्तों क्या हुआ यहाँ पर के पत्थर हो गए छोटे। क्या हो गए? पत्थर हो गए छोटे आकृति में। अब पत्थर छोटे हो चुके हैं, पहाड़ पर हम लग कर आए बड़े पत्थर, आसपास के ढाल पर जम गए। जब हम थोड़ी नीचे वाले क्षेत्र में आए, पहाड़ के निचले हिस्से में, तो वहां क्या हो गए? पत्थर छोटे हो गए और नदी का पानी क्या हुआ? पत्थरों को ऊपर ऊपर बहने लगा। यहाँ से हमें नजर आई नदी तो यहीं से निकल चुकी है, लेकिन वो बड़े बड़े पत्थरों के नीचे बह रही थी, इसलिए हमें नजर नहीं आई। अब जब नदी पत्थर छोटे होने के कारण नदी का पानी पत्थरों के ऊपर आ गया और पत्थर जमीन पे नीचे दब गए, नदी के अंदर नीचे दब गए, तो पानी हमें यहाँ से नजर आया। तो ये कहलाया नदी का तराई प्रदेश। क्या कहलाया? तराई प्रदेश। दोस्तों दूसरा क्या हुआ हमारा? तराई प्रदेश। नदी के उद्गम से सबसे पहले बना भाबर प्रदेश, दूसरा बना तराई प्रदेश। भाबर में बड़े बड़े पत्थर हैं, नदी का पानी पत्थरों के नीचे बह रहा है। तराई प्रदेश में पत्थर छोटे हो चुके हैं और नदी का पानी पत्थरों को ऊपर आ चुका है। अब देखिए नदी आगे बढ़ती है। जब नदी आगे बढ़ी तो यहाँ समतल और सपाट भूमि आ गई, जो क्या कहलाई? मैदान कहलाई। क्या कहलाई? ये मैदान। समतल सपाट भूमि को हम क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैदानों का निर्माण किससे होता है? नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से। जब नदी पहाड़ या पर्वत से उतरती है तो वो अपने साथ क्या करती है? वो अपने साथ बहाकर लाती है। किसको बहाकर लाती है? पत्थरों को। और पत्थर जब लुढ़क करके आते हैं तो वो लुढ़कते लुढ़कते टूट जाते हैं, और उनके टूटने से क्या बनती है? मिट्टी बनती है। तो यहाँ से नदी मिट्टी को बहाकर ला रही है। क्या बहाकर ला रही है? मिट्टी को। और नदियां जो मिट्टी बहाकर लाती है उसे हम कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। जल द्वारा लुढ़क कर आने वाली मिट्टी या बहकर आने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। तो वो मिट्टी जो बहकर आती है उसी से मैदानों का निर्माण होता है। समतल सपाट मैदान इससे बन जाते हैं। तो ये नदी का तीसरा क्षेत्र आ गया हमारा मैदान। क्या गया तीसरा क्षेत्र? मैदान। ये हो गया तीसरा क्षेत्र मैदान। अब मैदान के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग। कैसे? पहला भाग हमारा भाबर, दूसरा तराई। अब मैदान आ गया तीसरा भाग हमारा नदी का, तीसरा प्रदेश मैदान आ गया। तो मैदान के दो भाग हैं, एक होता है खादर प्रदेश और एक होता है पांगर प्रदेश। अब देखिए खादर प्रदेश क्या है। देखिए दोस्तों, ये आपको दिख रही है एक नदी, दिख रही है। तो नदी बहती है तो अपने मिट्टी बहाकर लाती है। जिस क्षेत्र में नदी बह रही है, दोनों आपको दिख रहा है नदी के ढाल दोनों। तो नदी जब बह रही है तो नदी प्रतिवर्ष मिट्टी बहाकर लाती है और मिट्टी आकर के यहाँ नदी के बीच में क्या होती है? नीचे जम जाती है, जिस क्षेत्र में नदी बहती है। तो प्रतिवर्ष जो मिट्टी बह करके आती है वो क्या होती है? नवीनतम जलोढ़ होती है, नई जलोढ़ होती है। वो जिस क्षेत्र में जमती है वो क्या कहलाता है? खादर प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है? खादर प्रदेश। तो मैदान का पहला क्षेत्र कौन सा है? खादर प्रदेश। ये मैदान के दो भाग है। पहला क्या होगा? खादर प्रदेश, जहां नदी का पानी बहता रहता है और नवीनतम मिट्टी या नई जलोढ़ मिट्टी बहकर आती है और जमती रहती है। तो नवीनतम जलोढ़ मिट्टी वाला मैदान क्या कहलाएगा? खादर प्रदेश। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये आपको आसपास का क्षेत्र दिख रहा है, इधर नदी के ऊपर का, ये आसपास का जहाँ नदी का पानी नहीं बह रहा है। लेकिन क्या होता है नदी में 2-3 वर्ष में, 4-5 वर्ष में क्या होती है? नदी के अंदर बाढ़ आती रहती है। क्या आती रहती है? बाढ़। 2-3 वर्ष के अंदर बाढ़ आती है। जब नदी में बाढ़ आती है तो नदी का पानी का होता है आसपास के क्षेत्र में, मैदानों में फैल जाता है। इस तरीके से नॉर्मल तो वो यहाँ बहता रहता है बीचों बीच, लेकिन बाद में क्या होता है? वो यहाँ फैल जाता है बाढ़ आ जाना। नदी का पानी आसपास के मैदानों में फैलता है तो जो मिट्टी नदी बहाकर लाई थी वो मिट्टी भी उस पानी के साथ आसपास की क्षेत्र में क्या होती है? फैल जाती है। मिट्टी फैल गई। अब मिट्टी जब फैल जाती है तो फिर क्या होता है? पानी उतर जाता है। तो पानी तो अभी नदी के अंदर रहता है उतर करके, और मिट्टी क्या वहीं आसपास के मैदान में जम जाती है। अब क्या होता है कि 2-3 वर्ष तक फिर बाढ़ नहीं आती है। अब बाढ़ नहीं आती तो जो मिट्टियां जमी थी आसपास के मैदानी क्षेत्र में, वो मिट्टी क्या होती है? 2-3 वर्ष में पुरानी हो जाती है। क्या कहलाती है? पुरानी हो जाती है। तो वो कहलाती है पुरातन जलोढ़। क्या कहलाती है? वो पुरातन
जलोढ़ मिट्टी, यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो बाढ़ आने पर जमी थी, अब 2-3 वर्ष बाढ़ नहीं आई तो वो पुरानी हो चुकी है। तो ये क्षेत्र क्या कहलाता है? बांगर प्रदेश। जहां पर क्या होती है, कौन सी मिट्टी जमी होती है? पुरातन जलोढ़ मिट्टी जमी हुई होती है। तो ये कहलाया हमारा बांगर प्रदेश। ये बांगर प्रदेश, ये दोनों क्या है? ये बांगर प्रदेश है। और बीच में ये क्या है? खादर प्रदेश, जहां नदी में प्रतिवर्ष नवीनतम जलोढ़ नई मिट्टी आकर के जलोढ़ मिट्टी जम रही है। दोनों तरफ हो गया नदी के किनारों के बाहर बांगर प्रदेश, और ये हो गया खादर प्रदेश। तो मैदान के दो भाग हो गए। क्या हो गए? खादर प्रदेश और दूसरा ये बांगर प्रदेश। तो ये हो गया हमारा बांगर और खादर प्रदेश। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है आगे बढ़ करके? देखिए दोस्तों, ये नदी आगे बढ़ी और यहाँ पर आ गई। अब क्या होता है, नदी जब मैदानी क्षेत्रों में बहती रहती है तो इसमें मिट्टी जमती रहती है। मिट्टी जमने से क्या होता है? ढाल कम होता है। जिस जगह पर समतल जमीन होती है तो वहां पानी की रफ्तार क्या रहती है? स्पीड कम हो जाती है। जब नदी की स्पीड कम हो जाती है तो नदी क्या होती है? कुछ इस तरीके से यूं घूमने लगती है। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया है ये। तो नदी कुछ इस तरीके से सर्प की तरह घूमने लगती है। जैसे कि सर्प होता है, सांप होता है, वो क्या करता है? लहरा कर चलता है। तो नदी भी लहराने लगती है। क्यों लहराने लगती है? क्योंकि नदी का पानी की स्पीड कम हो जाती है तो वो लहरा कर चलता है। तो इस क्षेत्र को कहते हैं नदी विसर्प। क्या कहते हैं? नदी विसर्प, यानी सर्प के जैसी नदी की आकृति रहती है, टेढ़ी मेढ़ी, लहरदार। अब क्या होता है कि दोस्तों देखिए, नदी विसर्प का रूप धारण करती है। लेकिन क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये मैंने बनाया है ये एक झील है जिसे हम क्या कहते हैं? गोखुर झील, यानी गाय के खुर की तरह इसकी आकृति होती है। जैसा गाय का खुर होता है, खुर यानी गाय के पैर के नीचे पंजे होते हैं, पंजों नीचे जो कड़क जो हिस्सा होता है वो खुर होता है गाय का। इस झील की आकृति कैसी होती है? गाय के खुर की तरह होती है, इसलिए इसे गोखुर झील बोलते हैं। अब ये कैसे बनती है? देखिए दोस्तों, नदी मैदानी प्रदेश में बह रही है। मैदानी प्रदेश में जब नदी बह रही है तो क्या होता है? मैदान समतल होते हैं, नदी की स्पीड कम हो चुकी है तो नदी विसर्प बन चुकी है। बाकी क्या होता है, जब नदी के अंदर पानी तेज स्पीड से आता है, फिर बाढ़ आती है, कुछ होता है तो पानी की रफ्तार तेज आती है तो ये विसर्प बना हुआ है। तो नदी का पानी क्या होता है? यहाँ भी टेढ़ा होकर के लहरदार जा रहा है। फिर जब तेज पानी आता है, बाढ़ आती है तो ये पानी क्या होता है? एकदम जो सीधा चला जाता है। कैसा चला जाता है? सीधा। विसर्प कैसा चला जाता है? वो और सीधा। जब सीधा पानी आता है तो ये जो क्षेत्र था जहां नदी घूम रही थी और यहाँ पर स्थल था, यहाँ गड्ढे होने के कारण क्या होता है? इनमें पानी भर जाता है, क्योंकि नदी का पानी क्या है? विसर्प में नहीं गया, सीधा आ गया, इसलिए क्या हो? पानी यहाँ भर जाता है। तो इससे गोखुर झीलों का निर्माण होता है। किससे? गोखुर झीलों का निर्माण। गोखुर झीलों का निर्माण कहाँ पर होता है? जहां नदी विसर्प होते हैं एंड नदी लहरा कर चलती है। तो ये हो गया नदी विसर्प। हमारा पहला हुआ था भाबर, दूसरा तराई, तीसरा मैदान, चौथा नदी विसर्प हो गया। और नदी विसर्प के अंदर क्या आ गई? ये गोखुर झील आ गई। क्या आ गई? गोखुर झील। अब देखिए दोस्तों, नदी क्या है? आगे बढ़ती है कहां पर? अपने समाप्ति स्थल की ओर। भाबर प्रदेश से वो स्टार्ट हुई है, तराई प्रदेश में आई, फिर मैदानी प्रदेश में आई। बांगर खादर दो मैदान के भाग बने। उसके बाद क्या हुआ? नदी की स्पीड और ज्यादा कम हो गई, ढाल नहीं होने से तो नदी विसर्प बन गया, गोखुर झील का निर्माण हो गया। अब नदी अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रही है। तो नदी समाप्ति स्थल की ओर बढ़ती है तो क्या होता है? अगर नदी का समाप्ति स्थल क्या है? समतल है, मैदान की तरह सपाट है, तो क्या होता है? यहाँ मिट्टी आकर जम जाती है। इस जगह पर मिट्टी आकर जम जाती है समतल और सपाट जगह पर जहाँ समाप्ति स्थल होता है नदी का। तो वहां पर क्या होता है? नदी के पानी की स्पीड और कम हो जाती है। पहले पानी सीधा बह रहा था, फिर विसर्प बन गया। अब स्पीड और कम होती है नदी के पानी की, तो उससे क्या होता है? नदी जो है वो कई धाराओं में बढ़ जाती है। देखिए कई धाराओं में नदी क्या होती है? ये बढ़ जाती है। बढ़ गई नदी का पानी कई सरिताओं में, कई भागों में बढ़ करके आगे अपने समाप्ति स्थल की ओर बढ़ता है।
और खाड़ी या समुद्र में जहां भी इसको गिरना है वो गिरता है। तो इससे जो आकृति बनती है इसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा। क्या कहते हैं, डेल्टा। तो ये हो गई हमारी पांचवी आकृति डेल्टा। क्या हो गई, डेल्टा। अब डेल्टा कब बना, जब नदी की स्पीड क्या थी, बिल्कुल धीमी हो चुकी थी और जहां नदी को गिरना था, समुद्र में मिलना था, खाड़ी में मिलना था, वो स्थल क्या बिल्कुल समतल आ गया था। मिट्टी जमने के कारण कई सहिताओं में नदी बढ़ गई डेल्टा निर्माण में। लेकिन माना कि नदी जिस जगह खाड़ी या समुद्र में गिरने वाली है वहां पर क्या हो, वहां पर ढाल समतल ना हो बल्कि क्या हो, ढाल तीखा हो, यानी ढाल क्या हो, ज्यादा हो। तो उस जगह क्या होगा, फिर नदी की पानी की स्पीड कम नहीं होगी, नदी के पानी की स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब यहाँ पर माना हमने ढाल मान लिया और ढाल है यहाँ पर, तो ढाल है, नदी का पानी और तेज स्पीड में गिरेगा। क्या गिरेगा, तेज स्पीड में पानी गिरेगा। नदी का पानी तेज स्पीड में कहाँ, खाड़ी समुद्र में गिरेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, गहरे गड्ढे बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, गहरे गड्ढे। नदी का पानी ढाल को काट देगा और उसको काटते हुए क्या करेगा, समुद्र खाड़ी में गिरेगा। उससे जो आकृति बनेगी ढाल नुमा समाप्ति स्थल पर, वो कहलाएगी ज्वारधन मुख। कहलाती है वो ज्वारधन मुख। ज्वारधन मुख, ये भी हमारी पांचवी आकृति डेल्टा ओब्लिक ज्वारधन मुख। डेल्टा वहां बनेगा जहां समाप्ति स्थल पर समतल भाग है, और ज्वारधन मुख वहां बनेगा जहां समाप्ति स्थल पर, नदी के समाप्ति स्थल पर तीव्र ढाल है। तो या तो डेल्टा बनता है या ज्वारधन मुख बनता है, वो नदी के भौतिक प्रदेश पर वो बहती है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो दोस्तों ये हमारे सारे आकृति आपके सामने बन चुकी है। नदी की भाबर प्रदेश जो नदी के उद्गम स्थल से शुरू होता है, फिर आया हमारा तराई प्रदेश जो नदी के क्या है, भाबर के बाद आता है, पहाड़ के ढाल समाप्ति पर बनता है। उसके बाद आया हमारा मैदानी प्रदेश, दो भागों में बढ़ गया, बांगर और खादर। फिर हम आगे बढ़े, यहाँ पर आया नदी विसर्ग, नदी घूम गई थी। फिर नदी विसर्ग में बना गोकुल झील, गोकुल झील का निर्माण हुआ। फिर हम आगे बढ़े तो यहाँ डेल्टा या ज्वारधन जैसी आकृति नदी बनाती है। तो दोस्तों ये थे नदी के भौतिक प्रदेश जो मैंने आपके सामने बनाए हैं। तो दोस्तों देखिए, ये सभी आकृतियां नदी में बनती है, ये नदी के भौतिक प्रदेश क्या है, ये नदी के भौतिक प्रदेश। अब रीट के अंदर क्या आया था कि नदी के भौतिक प्रदेशों को आरोही क्रम में जमाई, यानी जहां से नदी उद्गम होता है वहां से उसको सीरियल वाइज जमाना था। अभी रीट 2021 में सेकंड लेवल में आता है। तो सबसे पहले कौन सी आकृति बन रही है यहाँ पर, भाबर, फिर बन रही है तराई, फिर मैदानी प्रदेश, खादर और बांगर, उसके बाद नदी विसर्ग, गोकुल झील और फिर डेल्टा ज्वारधन। तो ये सीरियल वाइज जम गई। अब माना हम क्या हो, किताब में केवल परिभाषा पढ़ लें तो परिभाषा हम ये तो समझ जाएंगे कि भाबर क्या होता है, बड़े बड़े पत्थरों नीचे पानी बहता है उसे भाबर कहते हैं। फिर तराई किसे कहते हैं, पत्थर छोटे जाते हैं, नदी का पानी पत्थरों के ऊपर बहता है उसे तराई प्रदेश कहते हैं। मैदान समुद्र सपाट भूभाग मैदान कहलाता है। विसर्ग नदी लहरदार बहती है विसर्ग कहते हैं। लेकिन हम ये पता नहीं लगा पाएंगे वहां पर बिना नक्शे के, बिना नक्शे से पढ़े हुए कि कौन सा प्रदेश पहले बनता है कौन सा बाद में बनता है, हम उसका क्रम पता नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ हमें इससे क्रम पता लग गया। सबसे पहले भाबर, फिर तराई, फिर मैदान, खादर और बांगर, फिर नदी विसर्ग और डेल्टा ज्वारधन। तो दोस्तों ये थी हमारे नदी और उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। भाबर, तराई, मैदान, नदी विसर्ग, गोकुल झील, डेल्टा और ज्वारधन, ये हमारी महत्वपूर्ण जानकारी थी। और नदी के, इससे पहले मैंने आपको बताया था नदी के भाग कि नदी कितने भागों में बटी होती है, उद्गम स्थल, बहाव क्षेत्र और समाप्ति स्थल। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो हमने आपको दी है। तो दोस्तों चलते हैं और मिलते हैं नए टॉपिक में नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों चलते हैं, अलविदा।